अभिनंदन कोरोना वीर इस खास कार्यक्रम में ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। एक और कोरोना वीर से आपकी मुलाकात करवाएंगे। एडवोकेट रविंद्र विक्रम हैं हमारे साथ जुड़े हुए। रविंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है लोकसभा टीवी पर। आपका भी। तो ये कैसे मन में आपके आया? मैं अभी पढ़ रहा हूँ आपके बारे में, बदायूं और आपने साकेत और मुंबई में भी जाकर रेड जी लाइट एरियाज़ में भी जाकर आपने जो है लोगों के पेट भरे हैं, सेवा आपकी अपनी पहुंचाई है। कैसे आपके जहन में आया पहली बार कि इस संकट के काल में लोगों की सेवा के लिए आगे आना चाहिए? जी। हम लोग साउथ दिल्ली के कुछ स्लम्स में रेगुलरली काम करते हैं। तो जैसे ही लॉकडाउन हुआ वैसे ही ध्यान में था कि इन बच्चों के पास शायद हमें जाना होगा। तो शुरुआत में हमने क्राउड फंडिंग के द्वारा कुछ इकट्ठा करा सबके दोस्तों की मदद से। जी। और पहले हमने साकेत में, ओखला में, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन करा राशन का, ड्राई राशन का। क्योंकि ड्राई राशन के साथ ये है कि एक बार देने के बाद 10-15 दिन तक वो उसको अपने हिसाब से बना के खा सकते हैं। जी। तो उसके बाद फिर जामिया में करा, और फिर जो फ्रेंड्स ने जो योगदान करा उसमें काफ़ी बढ़ चढ़ के वो लोग सामने आए। और उसके बाद फिर जो हमारा नेटवर्क था एनजीओ का, उसके माध्यम से हमने फिर देहरादून में, बदायूं बरेली जो मेरा पैतृक जहाँ से मैं आता हूँ, और उसके बाद फिर देहरादून, और अब मुंबई में हमारी एक टीम थी जो सेक्स वर्कर के साथ काफ़ी समय से काम करती है। जी। तो उनके उनके यहाँ वहाँ पे लगातार, मतलब एक बार हुआ है, अभी दूसरी तीसरी बार फिर कोशिश कर रहे हैं कि दोबारा शुरू करने का। और कल शायद पुणे में है, आज उसकी पैकिंग हो रही है, और हफ्ते के एंड में फिर शायद जयपुर में होगा। जी। जी, तो अन्य ये जो लोगों पुराना तक। नेट। जी रविंद्र जी जी, ये अन्य लोगों तक तो शायद और एनजीओज और सामाजिक संगठन पहुंचे होंगे राशन लेकर, भोजन लेकर, लेकिन जी रेड लाइट एरियाज में बहुत जी कम शायद लोग पहुंच पाए होंगे। उनमें से चुनिंदा संगठन में से आपका संगठन या आपका एनजीओ भी शामिल है। तो वहां जी पर लोग भूखे होंगे, उनको आपकी सेवाओं की आवश्यकता होगी। किस तरीके से जहन में आया और क्या कुछ चुनौतियां भी आपके सामने आई? जी। तो मेरे हिसाब से सामाजिक संगठन वहाँ वहाँ ही गए हैं जहाँ उनका पहले से थोड़ा सा इंटरवेंशन चल रहा था। जी। तो जैसे जिन स्लम्स में भी हम दिल्ली में गए, वहाँ कोई और नहीं गया था शायद, क्योंकि वो माइक्रो स्लम्स हैं, छोटे छोटे, जहाँ पे 40 बस्तियाँ हैं, 50 झुग्गियाँ हैं। तो वहाँ पे भी हम शायद पहले ही थे जाने वाले। ऐसे ही वहाँ पे जो बच्चे हैं उनके साथ हम रेड लाइट एरिया मुंबई में काफ़ी समय से काम कर रहे हैं उनके रिहेबिलिटेशन के लिए। तो उसी के एक्सटेंशन में हम लोग वहाँ पे मतलब करा है अभी। और वहाँ पे बस ये क्या है, मुंबई का थोड़ा पैकेज काफ़ी जगहों से थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि वहाँ पे फीमेल डोमिनेटेड एरिया है, तो उनकी नीड्स को देखते हुए भी राशन ड्राई पैकेट बनाया गया है। जी। ये जो राशन राशन के ड्राई पैकेट्स आपने कहा कि आप ने बनाए और लोगों तक पहुंचाए। इसके अलावा भी कुछ स्वास्थ्य सेवाएं या फिर मास्क की भी बहुत कमी है, आम लोगों तक नहीं जी पहुंच पा रहे हैं, या तो महंगे होते जी हैं या फिर उनका जी उत्पादन कम है, बाजार में जी मुहैया नहीं है। तो आपने मास्क जी भी क्या कुछ लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया है? मास्क हमने अभी, जैसे एक हम अभी बदायूं में कर रहे हैं, उसमें 2-3 हज़ार मास्क, क्लॉथ मास्क बनवा रहे हैं। तो वो तैयार हो जाएंगे तो उसका यहाँ पे करेंगे। एक बार हमने अरुणाचल में लगभग 5-7 हज़ार मास्क, अरुणाचल में ईटानगर, और एक ज़ीरो करके एक जगह है जो ईटानगर से भी काफ़ी 7 घंटे ऊपर है। तो वो दोनों जगह करा था, और दिल्ली के स्लम्स में जो हमने पहली ड्राइव करा था उसके 7 मास्क का डिस्ट्रीब्यूशन करा है। और बॉम्बे में भी अब कोशिश ये है कि, क्योंकि जो नया कोरोना के बाद या कोरोना के साथ जो ऐसे भी हमको रहना पड़ेगा, तो उसमें इतना एहतियात हम सबको बरतना है कि एक दूसरे से दूर दूर भी रहना है, मास्क का प्रयोग भी करना है। तो इसको देखते हुए हम मास्क का और कपड़े से बने हुए मास्क का ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं कि वो बटे। और अभी कोशिश ये कर रहे हैं कि लोकलाइज हमें लोग मिल जाएं जो उसे बनाएं, उनको हम पेमेंट करें, उनसे प्रोक्योर करके फिर लोकल डिस्ट्रीब्यूशन करें। और उससे पहले जब ये जब ये शुरुआत हो एपिडेमिक रही फैल थी। रहा था, जी। जी जी जी, उस समय हमने एक मतलब क्योंकि ऑनलाइन नेटवर्क थोड़ा ज़्यादा था, तो ईमेलर कैंपेन चलाया था। तो तब से ही थोड़ा ध्यान में था कि ये तो करना है, पर मेडिकल स्टाफ के साथ करना थोड़ा मतलब छोटी संस्था के लिए मुश्किल हो जाता है। और वो सरकारी जो सिस्टम है वो ज़्यादा आराम से कर सकता है। पर हम लोकल लेवल पे अवेयरनेस के साथ मास्क के लिए काफ़ी प्रमोशन कर रहे हैं, और कोशिश कर रहे हैं कि सब जगह
प्रमोट करा जाए और पहुंचाया भी जाए। और शायद रामपुर में बदायूं बरेली में हो गया, तो उसके बाद रामपुर में भी हमने डिस्ट्रीब्यूशन करा था, तो वहाँ भी शायद मास्क का दोबारा करेंगे। जी जी। जब भी आप इस तरीके की घड़ी में या इस तरीके की परिस्थिति में आप सामाजिक कार्य करने निकलते हैं तो बहुत सारी चुनौतियां होती हैं, और चुनौतियों का सामना तभी कर सकते हैं जब लोकल एडमिनिस्ट्रेशन या प्रशासन या सरकार का सहयोग आपको मिले। तो आपको प्रशासन का सहयोग मिल पा रहा है, सरकारें सहयोग कर रही हैं, या किसी तरीके की चुनौतियों का सामना भी आप लोगों को करना पड़ रहा है? मेरे हिसाब से ऐसी आपदा, जैसे पहले भी अगर आपदा आई है तो वो लोकल लेवल पे आती है, तो उसका एक डिजास्टर मैनेजमेंट थोड़ा सा प्लान होता है, तो सारी ऑर्गेनाइजेशन लोकली बहुत आराम से कोऑर्डिनेट कर पाती हैं। ये जो हुआ है ये पहली बार इतना, मतलब हम लोगों के जीवन में तो शायद पहली बार ही हुआ है। और 100 साल पहले या पहले प्लेग और ये सारी चीज़ें ज़्यादा होती रहती थी एक मास स्केल पे। तो इस बार थोड़ी तो शुरुआत में मुश्किलें आई, पर जैसे जब सबसे पहले हम दिल्ली में कर रहे थे, क्योंकि पास का सिस्टम था, पर पास का सिस्टम होने के बाद भी उस तक उसको लेना और उसके बाद वहाँ पे हर एक आदमी को समझाना थोड़ा मुश्किल था। पर हल्के हल्के अब थोड़ा आराम से एडमिनिस्ट्रेशन और सामाजिक संस्थाएं थोड़े आराम से काम कर पा रही हैं। जी। ये आप लोगों तक राशन और मास्क पहुंचाने के साथ साथ आप क्या उनको जागरूक करने का प्रयास भी कर रहे हैं कि ये किस तरीके का वायरस है, इस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग के ज़रिए कैसे बच सकते हैं, कैसे जो है बचाव किए जाएं, ये बहुत ज़रूरी है। क्या ये जागरूकता लाने का प्रयास भी आप भोजन और राशन मुहैया कराने के साथ साथ कर रहे हैं क्या? इसका भी प्रयास कर रहे हैं क्यों, पर इसमें क्या है, जो मार्जिनलाइज क्लासेस हैं जिनके पास हम लोग ज़्यादा जाते हैं, जो वंचित लोग हैं, उनके पास हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी एक लिमिटेड सीमा तक ही जा सकते हैं। और अभी क्या है, अगर हम खुद जाएंगे और वहाँ पे जाने के बाद जब राशन भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, भीड़ को मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जी तो इस समय मेरे हिसाब से सरकार का जो सबसे पहला जो वो था एक इनिशिएटिव, जो जो फ़ोन पे माध्यम से सरकार ने कॉलर ट्यून पे लगा दिया और सबको मैसेज पहुंचा, तो उससे भी काफ़ी जागरूकता फैली। और हम लोग भी जाते हैं तब भी कोशिश करते हैं। और जैसे जो हमारे पुराने कार्यक्रम थे वो हमने बंद कर दिए हैं, तो उनसे भी बात होती है कि वो कब होगा। तो जब वो बातें भी होती हैं तब भी ये समझाने का प्रयास करते हैं कि अब जो शायद 6 महीने 1 साल तक हम सबको सोशल डिस्टेंसिंग के साथ और थोड़ा हाइजीन मेंटेन करते हुए मास्क पहनते हुए रहना पड़ेगा, और यही एक बचाव का सबसे अच्छा तरीका है। और जिन कंट्रीज में ये पहले से होता है, चाहे जापान हो गया और कोरिया हो गया, वहाँ पे थोड़ा सा इफेक्ट भी इसीलिए कम ही दिख रहा है। कुछ आपको लगता हो कि कुछ और आप कार्य करना तो चाहते हैं लेकिन आपकी सीमाएं हैं, जी कुछ ऐसा जी। कार्य? जैसे हम जैसे मास्क पे जो हमारी बात हो रही थी, उस पे हम क्लॉथ मास्क का एक तो मैन्युफैक्चरिंग में लोगों की, जैसे हम सेल्फ हेल्प ग्रुप से या फीमेल्स के साथ इसको बनवा के और उसको वितरण करवा पाएँ, इसमें ज़्यादा करना चाहते हैं। क्योंकि अब सरकार राशन पे तो काफ़ी मदद कर रही है और कोशिश कर रही है कि कोई भी भूखा नहीं रहे। पर मास्क के उस पे अगर रिसोर्सेज के साथ हम ज़्यादातर ज़्यादा लोगों को एम्पावर कर पाएँ और उनका प्रोडक्शन के साथ उसको सप्लाई भी कर पाएँ, तो वो एक अच्छा फील्ड है। दूसरा, एक हम डोमेस्टिक वायलेंस पे भी थोड़ा सा काम करने की शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि ये देखने में आया है ग्लोबली कि डोमेस्टिक वायलेंस के इंसिडेंसेस बढ़े हैं, क्योंकि 40-50 दिन तक लोग घर में हैं। थोड़ा स्ट्रेस भी होगा इन सारी चीज़ों का, उसकी वजह से, टेंशन की वजह से वो भी बढ़ रहा है। तो उस पर भी एक कैंपेन का शुरुआत कर रहे हैं, शायद इस हफ्ते के एंड तक वो शुरू हो जाएगा। जी। तो क्या उसमें समाहित होगा डिस्ट्रेस करने का, अगर प्रयास आप करना चाहते हैं तो क्या उसमें आप चिकित्सक की भी मदद लेंगे? किस तरीके का होगा उसका प्रारूप? मेरे हिसाब से मेडिकल स्टाफ तो वैसे ही अभी ओवर स्ट्रेस्ड है। जी पहले तो हम एक सर्वे से थोड़ा डेटा कलेक्शन का प्रयास कर रहे हैं कि उसमें क्या क्या इंसिडेंसेस हो सकते हैं और क्या क्या लोगों को उसमें उपाय चाहिए, चाहे वो लीगल सहायता हो सकती है, काउंसलिंग भी हो सकती है, साइकोलॉजिकल भी हो सकती है। और मेडिकल तो अगर वो फिजिकल वायलेंस होता है तभी उसका इंटरवेंशन का जरूरत जी पड़ेगा, अदरवाइज नहीं पड़ेगा। तो उसको उसको देखते हुए फिर हम फेज 2 या फेज 3 में फिर प्लान करेंगे कि उस पे उन पॉइंट्स पे एक्शन कैसे लिया जाए। जी पहले तो ये है, क्योंकि काफ़ी शुरुआत में जैसे ही ये शुरू हुआ था, शुरुआत में ही काफ़ी सारी रिपोर्टें आने लगी ऐसा है, तो पहला ध्यान में आया ऐसा है भी है, या लोग जबरदस्ती जी ऐसा जी। हुआ ये एक बनाया जा रहा है। एक क्षेत्र है जहाँ पर कार्य करने की आवश्यकता है, और कार्य करने के साथ साथ लोगों को समझाना,
मनोवैज्ञानिक तरीके से उन्हें बताना भी बेहद आवश्यक है। लेकिन जो अभी आप कर रहे हैं और जो आप करने का प्रयास कर रहे हैं वो उसके लिए आप और आपके साथी अभिनंदन के पात्र हैं। आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता है लोकसभा टीवी। नमस्कार। धन्यवाद सर। जी हाँ, अभिनंदन कोरोना वीर इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी। अगर आप में से कोई और भी इस तरीके के कार्य में लगातार लगा हुआ है, समाज सेवा कर रहा है, इस संकट की घड़ी में लोगों तक पहुंचकर उनकी सहायता कर रहा है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपसे भी बात करेंगे। फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, लेकिन देखते रहिए लोकसभा टीवी। नमस्कार।